अच्छा, ऐसे है कि सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी को कौन सा आर्टिकल सेक्शन डील करता है? सेक्शन 4। सुपरिटेंडेंट कौन होता है? सुपरिटेंडेंट कौन होता है? जो पूरे के पूरे एग्जाम हॉल में जब होते हो तो वहां पर जो आपका इंचार्ज होता है वो सुपरिटेंडेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लाइक जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो पूरे एक एक रो को संभाले होते हैं, दो दो रोज को संभाले होते हैं, तो वो तो सुपरिटेंडेंट कौन होगा एजेंसी का? ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट आल्सो ये है किसके अंडर? इंटीरियर मिनिस्ट्री के। तो वो आपको बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑप्शंस देगा। फेडरल गवर्नमेंट दे देगा, कैबिनेट दे देगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री दे देगा, प्राइम मिनिस्टर दे देगा। लेकिन आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है कि आपने ओके, पब्लिक सर्वेंट जो है ना वो सेक्शन 21 में ऊपर चला जाता हूँ दोबारा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होता है इसका मतलब है कि सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिफाइंड है कि कोई भी कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय और एनी अदर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन हो सकती है, कोई भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जो कि कंट्रोल की जा रही हो डायरेक्टली, जैसे रेलवेज हो गई, फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्टली कंट्रोल्ड बॉडी हो, ठीक है, या कॉर्पोरेशन हो, पीआईए हो गई आपके, और इस तरह के और अदारे हो गए, गवर्नमेंटल ऑफिस हो गए, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हो गए, मिनिस्ट्रीज हो गए, या फेडरल गवर्नमेंट उसको चला रही हो, जैसे ये आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशन होती हैं, स्टेट एंटिटीज होती हैं, ये हो गई, मिनिस्ट्रीज हो गई, या वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड हो अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अटोनमस बॉडीज में अब देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एचईसी का चेयरमैन है, सही है, अटोनमस बॉडी में, अटोनमस वो इस कॉन्टेक्स्ट में होती है। अब देखो एचईसी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? आपको मिसाल देता हूँ, एचईसी इज एन अटोनमस बॉडी ना, लेकिन चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? काउंटर क्वेश्चन है, चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सही है। तो उसके जो भी पीएम ऑन द प्रेसिडेंट जो भी चीज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है ना, ठीक है। सो अब आपका तो इस तरह से उसकी अथॉरिटीज, और अब तो इन्होंने जो नया बिल एचईसी का लेकर आए हैं उसके साथ तो उसकी फर्दर पावर्स क्लिप कर दी है, सही है। सो इस तरह से ये जो ऑटोनमस बॉडीज होती है ना, ये भी आपकी, जैसे ओगरा हो गया, नेप्रा हो गया, तो ये सारे भी आपके इसके अंडर आते हैं पब्लिक सर्वेंट के। ऑल्दो इनके स्केल्स वगैरह डिफरेंट होते हैं काफी, उस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पे अप्लाई नहीं होते जिस तरह इस पर होंगे। लेकिन एफआईए किसी भी चीज को अगर कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ओगरा के अंदर कोई स्कैंडल आ गया है, ठीक है, उससे पाकिस्तान को एक एक्सचेकर को लॉस हुआ है, तो अब पब्लिक सर्वेंट वहां पर जो मौजूद है उसने उसकी वजह से ही हुआ है, तो क्या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको नहीं करेगी? करेगी डेफिनेटली, ठीक है। सो इसके बाद क्या? सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, ये क्या? सेक्शन 4। सुपरिटेंडेंट कौन होगा? ये आपके एजेंसी शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। सुपरिटेंडेंट सुप्रीम चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, देखिए इन दी पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल होगा। अब लाजमी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर जनरल होता है, लेकिन जो लीगली पावर है, एक्ट के थ्रू पावर डायरेक्टर जनरल के पास है, आगे वो जिससे करवाए। लेकिन लायबल कौन होगा? डायरेक्टर जनरल होगा। और ये पुलिस एक्ट के तहत इसके पास पावर्स क्या होंगी? पुलिस एक्ट कौन सा? 1865 61 का पुलिस एक्ट है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो किसी भी सूबे के इंस्पेक्टर जनरल की पावर्स हैं, आईजी पुलिस की पावर्स हैं, वही पावर्स किसकी होंगी? डायरेक्टर जनरल की होंगी। यहां तक क्लियर है? ये अक्सर पूछ लेता है वो। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है कि डायरेक्टर जनरल किसके इक्वलेंट उसकी पावर्स होती है। तो शायद वहां पर हम परेशान हो जाते हैं कि यार बाकी तो आईजी पुलिस तो बड़ी चीज होता है, क्योंकि आईजी पुलिस आपका न्यूज में बहुत आ रहा होता है ना, तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि आईजी जो है वो है, लेकिन एफआईए इज द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और ये मतलब लाइक इसकी पावर्स अगर आप देखें ना, तो पुलिस का जो पावर्स है, पुलिस को 24 आवर्स में बंदे को प्रोड्यूस करना है, वारंट देना है, इसने वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकता है। और ये जो अभी सीक्रेट एक्ट के थ्रू इन्होंने रिसेंटली अमेंडमेंट की है, तो अगर इसका कोई मिस यूज किया जाए, तो इस पर मैं लेक्चर करूंगा, एक वो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होगा खैर। तो अगर कोई मिस यूज करने पे आए तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जी आप उठा लें और पता ही ना हो कुछ, ठीक है। और इसके साथ मैं वैसे एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल्स के लिए ये होता है लाइक कि अगर डोमेस्टिक अब्यूज का जो शिकार होती हैं, तो एफआईए कंप्लाइंट सेल के अंदर अगर वाइफ जो अपने हस्बैंड से रिलेटेड कंप्लेन करती है, तो एफआईए उसको इंक्वायरी करती है और सीक्रेटली इंक्वायरी करती है, ठीक है। और 3 मंथ्स के बाद, डायरेक्टर जनरल नहीं होता, वो डायरेक्टर होता है डिविजनल लेवल पे। डायरेक्टर जनरल इज हेड, डीजी, डीजी पोस्ट ऑफिस।
डोमेस्टिक अब्यूज की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑनलाइन और उसमें कोई कंप्लेन अगर साइबर क्रिमिनल क्राइम्स के अंदर आता है, वैसे तो पुलिस की जो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन एफआईए को स्पेशल पावर्स दी गई हैं कुछ एक्स्ट्रा, कि उसके तहत क्या होता है कि अगर ऑनलाइन हेरेसमेंट है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो एक तो वो चीज़ एफआईए इन्वेस्टिगेट करती है और बड़ी सीक्रेटली करती है। मैं थोड़ा सा केस स्टडी के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो उसके अलावा क्या, डोमेस्टिक अब्यूज में अगर कोई क्राइम कर देती है, करता है, हस्बैंड करता है, तो उसके बाद एफआईए में अगर वाइफ कंप्लेंट करती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एफआईए सीक्रेटली इंक्वायरी करती है। 3 मंथ्स का पूरा अपना वो टाइम लेते हैं, इर्द गिर्द सारे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स वो उसको अगर वो गिल्टी होगा तो उसी वक्त एफआईआर कटेगी एंड अबडक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट अबडक्ट, वारंट वगैरह नहीं होगा, अबडक्ट कर लेंगे डायरेक्ट। सही है। तो मैं आगे बताऊंगा कि वो किस तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो ये वैसे एक सिविल सर्विस मैसेज के थ्रू के बाद मतलब ये बात थी, ये मतलब लाइक हमारे एक्ट से रिलेटेड लेना देना कोई नहीं है, लेकिन ये है कि वैसे ही पब्लिक सर्विस मैसेज जो होता है ना, हम हमको पता होना चाहिए, उसके हवाले से बात। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी जो है वो वेस्ट करेगी इन द डायरेक्टर जनरल। इस तरह से अगर आपका कोई क्राइम हुआ है, आपके साथ साइबर रिलेटेड क्राइम हुआ है, ऑनलाइन बुलिंग हुई है, उससे में भी इस तरह से है कि एफआईए में आप कर दें, तो आपकी जो आइडेंटिटी है ना, इसका सबसे अच्छी जो चीज हुई है ना, ये साइबर कंप्लायंस सेल पाकिस्तान ने कुछ चीजें फेटअप की वजह से अच्छी की है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए या बाकी कंप्लायंस सेल, ये जो आपने ऑनलाइन हेरासमेंट से रिलेटेड चीजें बनाई हैं, तो उसमें ये है कि आपकी ना आइडेंटिटी फीमेल की वो नहीं आएगी सामने। और उसके अलावा बाकी तमाम इंक्वायरी होगी, और उसके बाद इन दी एंड जो सस्पेक्ट होगा वो बाद में गिल्टी हुआ तो पकड़ा जाएगा। तो ये कुछ चीजें ऑन मेरिट अच्छी हो रही हैं। अच्छा जी। तो पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, अब ये आप सेक्शन 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके सब सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। सेक्शन 5 किसको डील करता है? पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। ठीक है। सेक्शन 3 किसको करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब क्या है कि इसका सबसेक्शन ये है कि पावर्स फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन थ्रू आउट पाकिस्तान। जो पावर्स फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है ना मेंबर की, वो थ्रू आउट पाकिस्तान है। जो मेंबर अपॉइंट हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी जो पावर है ना, वो ये नहीं है कि उसको किसी से पूछना पड़ेगा। जो बाकी जितनी रीजनल किसी की उसको सपोर्ट चाहिए होगी, वो उसको असिस्ट करेंगे। ठीक है। उसकी पावर थ्रू आउट पाकिस्तान है। जैसे इलेक्शन कमीशन का है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 220 कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो मेक श्योर करेंगी ताकि डिस्पेंसेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उसके लिए जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, आर्मी हो गई, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, वो ताबे हैं, एग्जीक्यूटिव ताबे हैं। किसके ताबे हैं? इलेक्शन कमीशन के। किस एक्ट के थ्रू? सेक्शन आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो उसमें तो इसी तरह से इस एक्ट के थ्रू जो पावर है इनकी थ्रू आउट पाकिस्तान है एफआईए की। इसमें क्या पावर्स, कौन कौन सी पावर्स होती हैं? सर्च होती है, अरेस्ट ऑफ पर्सन होता है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। और इसके अलावा तमाम वो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आती हैं, ऑफिसर्स यूज करते हैं, या कोई अदर लॉ अगर आया है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अब साइबर क्राइम का लॉ ये अदर आया, ये एफआईए को दे दिया गया, तो ये तमाम के अंदर उसके अंदर ऑलरेडी चीजें थी। तो फिर क्या होता है, जो इस तरह के लॉज होते हैं ना, जिनमें पुराने लॉज होता है, तो रेफरिंग टू सब सेक्शन सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, इस तरह से करके उनके अंदर क्लॉज लिखी होती है। गॉट इट? और फलाना एक्ट, तो इस तरह से लिखा होता है, तो वो ये होता है कि पुराने लॉ को वो फिर रेफर कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ तक आपको चीज क्लियर है? अच्छा, इस तरह की जो भी पावर होती है ना, उसमें लाजमी लिखा होता है नॉट विथ स्टैंडिंग टू। मैं आपको फिर भी टेक्स्ट दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखो, सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द फेडरल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ। सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर, इसके अलावा भी अगर कुछ फेडरल गवर्नमेंट करे तो सब्जेक्ट टू दैट। ठीक है। सब्जेक्ट टू दैट, ताकि बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, सब्जेक्ट टू रूल्स, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये बेसिकली लिमिट्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं कि किससे ज्यादा पावर का अब्यूज भी कोई ना करे। ठीक है। सो ये पर्पज होता है। इस तरह मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़े से जार्गन्स बताना चाह रहा था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है। अगर कोई और चीज नहीं किसी में लॉ में उसको रिप्लेस किए बगैर, क्योंकि इस तरह की कोई एजेंसी थी नहीं, फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट, तो ये जार्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी।
अब जी क्या है कि सब्जेक्ट टू रूल्स, रूल्स के सब्जेक्ट में, इफ एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो देन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर किस स्केल का होता है? 14 स्केल का होता है। सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे ना होने वाला जो बंदा है मेंबर ऑफ एजेंसी का है, वो किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की जो कि उसको पावर्स मिली हुई है अंडर दिस एक्ट, ठीक है, वो रोल एज्यूम कर सकता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का रोल पुलिस कर सकता है, जिस भी एरिया में वो मौजूद है वहां पर वो उसका क्या रोल होगा? इक्विवेलेंट टू द किसके? इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ इंचार्ज, वहां पर आपको एसएचओ देखो, देखो एसएचओ हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, डिपेंड करता है वो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है या नहीं, वेरी करता है। कुछ जगह कुछ होता है, कुछ जगह कुछ होता है। यहाँ ये है कि जो भी मेंबर होगा सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जिस जगह इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, जिस एरिया में होगा टाइम बिंग में, वहां वो रोल एज्यूम कर सकता है इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कैटेगोरिकली लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि ये कितनी इमेंस पावर्स हैं। अभी मैं डायरेक्टर जनरल की पावर्स की बात नहीं कर रहा, अभी जस्ट पावर्स की बात हो रही है एक बंदे की जो सब इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर ही मिनिमम जारी बात होगा, तो वो भी एज्यूम कर सकता है। उसके बाद विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1 एंड 2, सबसेक्शन 1 एंड 2 की प्रोविजंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसके में से प्रेजुडिस के बगैर एनी मेंबर ऑफ एजेंसी जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम ना हो और उसको ऑथोराइज किया हो डायरेक्टर जनरल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर वो समझता है कि किसी बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी जरूरत है, उसके अगेंस्ट रीजनेबल सस्पेक्शन, मतलब शुबात मौजूद है कि उसने क्राइम कमिट किया है या उसने क्राइम कमिट किया है, या उसके खिलाफ शुबहात मौजूद है किसी क्राइम से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3, मतलब लाइक फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो मैं सेक्शन 3 में आपको बता चुका हूँ, दोबारा हम बता देता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के एम्बेड में जो आते हैं ना सारे के सारे, ये सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 कहता है। ये देखो, सही है, जितने भी आते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड होते हैं, सही है, स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल। सो ये जो आपके हैं बेसिकली, जब अगले एक्ट में होता है फिर दोबारा बात बार रिपीट किए जाने की बजाय सिर्फ वो चीज बात की जाती है। सो उसमें क्या होगा? विदाउट प्रेजुडिस टू द सबसेक्शन 1 एंड 2 प्रोविजंस, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ऑथराइज्ड होना चाहिए डायरेक्टर जनरल की तरफ से, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट एनी पर्सन को जिसने कमिट किया हो या उसके खिलाफ डेफिनेट एक रीजनेबल सस्पिशन मौजूद हो, विदाउट वारंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे की वर्ड है। नॉर्मल सीआरपीसी से हटके उसमें वारंट चाहिए पुलिस को, विदाउट वारंट। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और वो क्या करेगा? उसको अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, नैब का भी यही है, नैब कितने दिन के लिए कर सकता है? 30 डेज के लिए, भी नैब का भी यही होता है। वारंट वो उसका डीजी जो करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। पुलिस स्टेशन क्या होगा? पुलिस स्टेशन क्या है? कोई भी प्लेस जो डिक्लेयर्ड स्पेसिफिकली या जनरली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द कोड। सीआरपीसी के तहत जो भी, जैसे आपको पता होगा कराची में भी ऑपरेशन होता है रेंजर्स का, तो पुलिस ने कहा था कि रेंजर्स किसी भी जगह को अपने विंग ऑफिस को भी पुलिस स्टेशन का दर्जा दे सकती है। तो वो इस तरह से कोई भी जो चीज है पुलिस ने जो है, तो पुलिस स्टेशन जो है उसका मतलब ये होता है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है जनरली, या फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को कर दिया। कुछ क्योंकि सीआईडी के ऑफिस भी होते हैं ना, वो भी पुलिस स्टेशन की तरह के ही होते हैं। ये मैं आपको फर्दर कंफर्म कर दूंगा कि प्रोड्यूस कब तक करना होता है, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स के अंदर अगर अनलेस एंड अनटिल कोर्ट इंटरवीन करे, सो वो चीज़ है, मतलब वो नहीं है कि इनके अंदर जो हैबियस कॉर्पस है ना, वो नहीं लग सकती इनके ऊपर रिट 199 की, कि जिस भी हालत में है, मतलब 424 आवर्स के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है ना, वो लाजमी नहीं है इनके लिए, चाहे गायब कर लें। सो ये वाले मामलात हैं। ये वाला स्पेसिफिकली जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मुझे दोबारा आफ्टर द क्लास याद कराना, मैं आपको बता दूं। अच्छा, पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड स्पेसिफिकली और जनरली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द कोड। ठीक है। इसके बाद फॉर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन, कोई भी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन हो, एक मेंबर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसका अभी ऑर्डर ऑर्डर उसका अथॉरिटी बेसिकली कोर्ट से लेती हो जब्त करने का ना। जैसे आप भी, आपको पता होगा जो आपके इस टाइम पे करंट फॉरेन फिनांस मिनिस्टर हैं,
जो इनकी लाहौर की जगह थी, उसको जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने कोर्ट से ऑर्डर लेके नैब के ऑथर के मुताबिक उसको जब्त करके और नीलाम करने के लिए जब इश्तिहारी किसी को करार दे दिया जाता है तो क्या करते हैं, तो उसके बाद क्या किया था, जो लाहौर की पनाहगाह थी वो वहां पे उनके घर में बना दी। सो क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर इन्वेस्टिगेशन कोई मेंबर की हो, तो क्या होता है कि उसका अगर उसको लगे कि ऑर्डर ऑफ प्रिपेयर्ड नहीं अभी मिला कि सीजर का, लेकिन शक हो कि ये प्रॉपर्टी जो है ना अभी किसी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इससे मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह एविडेंस को कहते हैं ना कि एविडेंस की जो जगह होती है उसको कार्डन ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, तो इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी है वो अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या करेगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन का मेंबर, वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा राइटिंग में ओनर को, या कोई भी बंदा जो उस टाइम पर उसकी पोजीशन में मौजूद हो। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब ये है कोर्ट हो सकती है, कोर्ट, ये आगे मैं बताऊंगा। देखो, आपका पीछे कुछ भी सीजर के लिए ना आपके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, पुलिस को या एफआईआर डायरेक्टली नहीं कर सकती, इसमें कोर्ट का ऑर्डर लेना होता है। सही, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। देखो हर चीज का ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैकेनिज्म है, इस तरह तो वरना देर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना, रूल ऑफ लॉ। उसके बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट मेंबर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट द ऑनर और एनी पर्सन जिसके पास वो पोजीशन हो कि वो इसको डिस्पोज ना करे, लेकिन अगर वो इसको डिस्पोज कर दे तो सब सेक्शन 6 के अंदर ये मेंशन है कि अगर इसकी कॉन्ट्रवेंशन की जाएगी, एनी कॉन्ट्रवेंशन टू दिस, कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है, खिलाफ वर्जी को कॉन्ट्रवेंशन कहता है, तो सब सेक्शन 5 शेल बी पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। रिग्रेस होता है मतलब लाइक कॉन्टिन्यूस, जिसको कहते बामुशक्कत भी कहते हैं, फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और बोथ। 1 साल की हो फाइन के साथ, या सिर्फ फाइन हो, या दोनों चीजें हो जाए, 1 साल की सजा भी हो और फाइन भी, ठीक है। अगर कोई चीज ये नहीं मानेगा, उसने राइटिंग में लिख दिया मेंबर ने कि भाई ये आपने डिस्पोज नहीं करनी, और बंदा करके फरार हो गया, तो फिर ये दोनों चीजें अप्लाई। तो ये 5 सेक्शंस मेरा आज का टारगेट था कि आपको मैं क्लियरली समझा दूं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5A जो है ना वो थोड़ा सा अमेंड हुआ है आर्टिकल, मैं एक न्यूज शेयर करता हूँ, एक चीज, एक मिनट जरा आप को, वेट अ मिनट। यहाँ तक क्लियर है आपको? करो रिकॉर्डिंग को, ये वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो बेसिकली आपका क्या है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मोटो क्या है, ये देखो, ये भी एमसीक्यू से पूछ लेता है। तो अब आपसे अगर वो ये बोले कि भाई आपका ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप कहोगे सर ये तो लाइक फॉर एग्जांपल, या कोई बंदा कहे कि सर ये तो एक्ट में नहीं लिखा, तो ये मोटो है भाई, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। इसमें जितने भी ये विंग्स हैं, ठीक है, ये एक दफा लाजमी देख लीजिएगा। साइबर क्राइम विंग है, काउंटर टेररिज्म विंग है, इकोनॉमिक क्राइम देखती है, ठीक है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से रिलेटेड वो हो सकता है स्पेसिफिक पूछ ले, करंट अफेयर में पूछ ले, क्योंकि एफआईए के एग्जाम से ये रेलिवेंट है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो स्मगलिंग हुई थी और ये जो डंकी लगाते हैं, उसके अंदर वो स्पेसिफिक जो चीजें थी वो बताता है, ठीक है। फिर ये कंप्लेंट सेल है कि जिसके अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो, साइबर क्राइम की कर सकते हो, ओवरसीज कर सकते हो, जनरल कंप्लेंट के अंदर ये मैंने जो आपको वो वाली कंप्लेंट्स बताई थी वो कर सकते हो, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी कर सकते हैं कि अगर उनकी कोई भी मतलब जायदाद जब्त कर ली गई, उनके साथ ज्यादती हुई, तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 5A जो है ये क्या है, सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसीज डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये एक्ट में अमेंडमेंट थी। ए जो है ना कहीं पे भी है, वो जैसे एक्ट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 18th अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 18A है, वो क्या कहता है, आर्टिकल 10A है, वो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। आर्टिकल 19A क्या क्या कहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 25A क्या कहता है कि जितनी भी कंपलसरी एजुकेशन है वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। फिर 5 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज है, ठीक है। ये क्या है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी ऑर्डर फॉर लॉ टाइम बीइंग द इन फोर्स द असिस्टेंट डायरेक्टर्स लीगल एंड द डिप्टी डायरेक्टर्स लॉ ऑफ द एजेंसी शेल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन से होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एफआईए का और डिप्टी डायरेक्टर लॉ। और ये क्या होंगे, कंपिटेंट होंगे टू इंस्टीट्यूट एंड कंडक्ट एनी प्रोसीडिंग इन केस सेंट अप बाय ट्रायल फॉर द एजेंसी इन द स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ एंड द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू। और ये कौन सा था, एफआईए अमेंडमेंट में ऑर्डिनेंस जो हुई थी ना 2002 में, उसके अंदर ये चीज इनकॉर्पोरेट की गई थी। सही है, तो यहाँ तक क्लियर है होपफुली आप लोगों को। सो
ये मैंने आपको बताना था। सो ये ही है आपका आज का लेक्चर, इतना ही था। और इसमें ये 5 हमने सेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर डिटेल में कवर किए हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आपका? यस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स यार, ये जिस तरह से अभी आपकी जो ये सिविल कोर्ट्स थी, क्या नाम है जिसने अभी डिसीजन दिया ना, एटीए एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी आती है सारी की सारी। हाई कोर्ट्स का तो बेसिकली फंक्शन क्या है? हाई कोर्ट्स का क्या फंक्शन है? हाई कोर्ट का बेसिक पर्पस क्या है? अगर हाई कोर्ट में भी चला जाए तो अपेलेट कोर्ट, ठीक है। एंड कोर्ट ऑफ हाई अपील कौन सी होती है? सबसे कोर्ट ऑफ हाई अपील कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली हाई कोर्ट का फंक्शन है अपील, और दूसरा फंक्शन क्या है? रेट जुरिस्डिक्शन। क्या करना है उसने? उसने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना है हाई कोर्ट में। तभी पिटीशन, जब किसी के फंडामेंटल राइट्स का प्रॉब्लम होता है, तो रेट्स, जो 5 रेट्स हैं, उनके तहत पिटीशन कहाँ दायर की जाती है? किसी भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में की जाती है, नीचे की कोर्ट्स में नहीं की जाती। जब नीचे की कोर्ट्स कुछ इस तरह की बात हो रही होती है कि फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, या इस तरह करके जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई कोर्ट बात करती है, या प्रेजुडिस दिखाती है, बायस दिखाती है, तो कहाँ पर होती है? हाई कोर्ट में होती है पिटीशन। सही है। सो ये आज का एक्ट था। सही है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर रहा हूँ।